हेलो दोस्तों, एमएड एंट्रेंस 2023 की प्रिपरेशन के लिए जो हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की 16वीं वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं एमएड एंट्रेंस 2022 वाला, यानी जो 2022 में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था एमएसयू यानी कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, उसका ये पेपर है और इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन भी यूनिवर्सिटी में एमएड का एंट्रेंस होने वाला है। तो आप ये ना समझे कि ये जिस यूनिवर्सिटी का टेस्ट है उसी के लिए हेल्पफुल है, नहीं, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस का सिलेबस उठाकर देख लीजिए, उसमें बीएड वाला ही सब कुछ पूछा जाता है और बीएड में हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो हमने इसकी एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं और इसमें कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। चलते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले पार्ट पर और सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो हमने 179 तक क्वेश्चंस ये कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जो इसका पहला क्वेश्चन था वो बाई मिस्टेक गलत टिक हो गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला जो क्वेश्चन था, जो कि गलत होना ही नहीं चाहिए था, वो पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो वीडियो में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब लागू हुआ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986, उसमें एक योजना के तहत इसको शुरू किया गया था और इसके एक साल बाद ही यानी कि 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था, लागू किया गया था। हमने पिछली वीडियो में इसका आंसर यहाँ पर सी टिक करा दिया था, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन बी 1987 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के एक साल बाद ही इसको लागू कर दिया गया था। तो इसको आप करेक्ट कर लें। चलते हैं अब आज के अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 है, हु गेव प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक या फिर एडम्स। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो किया था दोस्तों वो सभी जानते हैं, किलपैट्रिक ने किया था। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में वर्धा शिक्षा को क्या कहा जाता है? इन प्रेजेंट टाइम व्हाट इज वर्धा एजुकेशन कॉल्ड? बेसिक एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन, डोमेस्टिक एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन। बेसिक शिक्षा, बचपन की शिक्षा, घरेलू शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा। तो वर्तमान में जो वर्धा शिक्षा योजना है उसको कहा जाता है बेसिक शिक्षा। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182, व्हेन डिड मिड डे फूड स्कीम स्टार्ट? यानी मिड डे मील योजना जो थी सरकार की वो कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1993, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1994 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मिड डे मील योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1995 को। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले ये कब शुरू की गई थी, किस स्टेट में सबसे पहले शुरू की गई, तो वो स्टेट का नाम है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में सबसे पहले फर्स्ट स्टेट था तमिलनाडु जिसने इस योजना को शुरू किया। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में इस योजना का नाम क्या है, मध्याह्न भोजन योजना जो है इसका नाम, तो इसका दोस्तों नाम है पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। मिड डे मील के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, कब लागू हुआ और अब इसका वर्तमान में नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं 183, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज इन डेमोक्रेसी? जनतंत्र में कैसी शिक्षा होती है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्य वस्तु केंद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है बाल केंद्रित, इसका सही आंसर हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अगला प्रश्न 184, व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक क्या है? विकास, शिक्षा, धर्म या फिर समाज, डेवलपमेंट, एजुकेशन, रिलीजन या फिर सोसाइटी। तो सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो सबसे बड़ा कारक है दोस्तों आप सभी जानते हैं वो है शिक्षा। अगर किसी समाज को शिक्षित कर दिया जाए तो डेफिनेटली उसमें अपने आप चेंज आ जाएगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है वो खुद ही एक अलग ही सोच का होता है और वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ खुद को ढाल लेता है। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक आपका ऑप्शन बी शिक्षा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन अमंग द फॉलोइंग? निम्न में से शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन सा है? अनौपचारिक पूछा है, इनफॉर्मल पूछा है। फैमिली है, कम्युनिटी है, स्टेट है या फिर ऑल ऑफ द अबव? परिवार है, समुदाय है, राज्य या फिर उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो औपचारिक साधन क्या होता है? औपचारिक साधन होता है आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि। और उसके अलावा बाकी जिन भी चीज़ों से एक्सपीरियंस से छात्र को
शिक्षा प्राप्त होती है वो सारे के सारे अनौपचारिक साधन होते हैं, इनफॉर्मल एजेंसीज होती हैं। तो यहाँ पर परिवार भी है, समुदाय भी है, राज्य भी है, तीनों है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 186, व्हाट शुड बी एप्रोप्रिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों में क्या उचित होना चाहिए। प्रतियोगिता, समन्वय, प्रतिद्वंद्विता या फिर उपरोक्त सभी, कॉम्पिटिशन, कोऑर्डिनेशन, राइवलरी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों में एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तभी जो है इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेज, हु सेड दिस। दर्शन जो है वो विज्ञानों का विज्ञान है, ये बात किसने कही थी। नन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कॉम्टे ने या फिर फिक्टे ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने जो इसका आंसर दिया है मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दिया है सी, कॉम्टे, लेकिन ये आंसर मेरे हिसाब से गलत है। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्यों गलत है। क्योंकि कॉम्टे ने कभी भी ये नहीं कहा कि दर्शन जो है वो विज्ञानों का विज्ञान है, यानी फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेज, ये कॉम्टे ने नहीं कहा। मुझे तो कहीं पर नहीं मिला, मैंने सर्च भी किया और बुक्स में भी देखा। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज, ये जो बात कही थी फिलॉसफी, जब इसको ध्यान से सुने और ये 3 स्टेट मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। पहला स्टेटमेंट ये है। ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था अरस्तु ने, ये कहा था अरस्तु ने। लेकिन अरस्तु इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही यहाँ पर एक तरह से गलत दिया हुआ है। ये बात कही थी अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने, इंग्लिश में अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है उसको भी आप ध्यान से सुनिए। फिलॉसफी इज़ द, यहाँ पर साइंस की जगह आप लिखेंगे मदर। फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ साइंसेज। ठीक है, फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, सिर्फ इस साइंस की जगह आपको यहाँ पर मदर लिखना है। और ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये किसने दिया था, ये दिया था इमैनुअल कांट ने। कांट मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ, आप पढ़ लेंगे, कांट ने। ठीक है, अब यहाँ पर कांट भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर है कॉम्टे। तो कॉम्टे की जब हम बात करते हैं तो कॉम्टे ने क्या कहा था, कॉम्टे ने फिलॉसफी के बारे में नहीं बल्कि सोशियोलॉजी के बारे में ये कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। कॉम्टे ने क्या कहा था, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने ये बात कही थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चन का क्या करें, क्या ये क्वेश्चन गलत है क्या, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर यूनिवर्सिटी फिर सबको एक नंबर दे देती है। जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आई होगी उसमें इसका क्रॉस लगा होगा, और क्रॉस का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके मार्क्स सबको दिए जाएंगे। अगर कॉम्टे के हिसाब से इनको ये लिखना था तो यहाँ पर लिखते कि जो समाज शास्त्र है वो सारे विज्ञानों की रानी है, और इंग्लिश में लिखते कि सोशियोलॉजी इज़ दी क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। लेकिन इन्होंने यहाँ लिखा ये अरस्तु वाला स्टेटमेंट लिख दिया, और यहाँ पर ऑप्शन में अरस्तु दिया ही नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत था। तो इस क्वेश्चन को, इन तीनों स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे और इनके सही सही जो जिन्होंने ये बोला है उसको भी सही रखेंगे। फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेज अरस्तु, फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ साइंसेज इमैनुअल कांट, और सोशियोलॉजी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज ये कहा था ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो ये तीनों स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या फिर आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान ही कहा गया था, फिर मस्तिष्क और चेतना का भी विज्ञान से कहा गया, लेकिन इसको भी नकार दिया गया क्योंकि इनका कोई फिजिकल रूप नहीं था सामने, इन तीनों का ही, ना ही आत्मा का, ना ही चेतना का और ना ही मस्तिष्क का। तो अब इसको लास्ट में क्या कहा जाने लगा, इसको व्यवहार का विज्ञान का कहा जाने लगा। ठीक है, द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है एक्चुअल में, अब जो इसकी डेफिनेशन मानी जाती है, तो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो 188 का आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 189, शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स या फिर ऑल। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए आवश्यक है, छात्र के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। सभी को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पता होगा। तो जो बच्चा है, मतलब जो
एम है लाइफ का, उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 190, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? सांख्यिकी विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। स्टैटिस्टिकल मेथड, केस हिस्ट्री मेथड या फिर इंटरव्यू मेथड और या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंट करके किसी भी चीज़ को सीखना करना, वो ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है बाकी इन 3 विधियों के कंपैरिजन में। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 191, विच स्टेज इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। कौन सी अवस्था को विस्तार का काल कहा गया है? विस्तार का काल किसे कहा जाता है? द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए विस्तार का काल, तो विस्तार के काल से क्या मतलब है कि बच्चा जब अपने जो क्षेत्र है उसका विस्तार करता है, अपनी जानकारी बढ़ाता है और अपने जो संबंध हैं उनको भी बढ़ाता है। तो ऐसा किस काल में होता है दोस्तों? ऐसा होता है, वैसे तो बाल्यावस्था में भी होता है, लेकिन जो अधिकतर होता है, अधिक मात्रा में होता है, वो होता है आपका किशोरावस्था में। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर भाई एडोलसेंस होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दिया है बी, किशोरावस्था। आपको इसका आंसर क्या लगता है? आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर किशोरावस्था ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर डाउट में रखते हैं, आप अपना आंसर सोच कर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं 192, बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? प्ले, स्कूल, हेरिडिटी या फिर पेरेंट्स, खेल, विद्यालय, वंशानुक्रम या माता पिता। तो 192 बालक के विकास को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है दोस्तों, वो होता है उसका वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम और पर्यावरण, ये 2 चीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चे के विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 193, एट व्हाट एज ऑफ डेवलपमेंट डज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड ब्रेन टेक प्लेस। विकास की कौन सी अवस्था में मन मस्तिष्क में द्वंद्व चलता रहता है, यानी मन और मस्तिष्क में, मन कुछ कहता है ये करूं, मस्तिष्क कुछ कहता है ये करूं। तो ऐसा किस अवस्था में होता है? बच्चा कौन सी स्टेज पर होता है जब ऐसी स्थिति उसके सामने आती है? बार बार आती है, रोज आती है, कई बार आती है। तो ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था होती है? इन्फेंसी होती है, चाइल्डहुड होती है, एडोलसेंस होती है या फिर नन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा कब होता है? शैशवावस्था में बिल्कुल नहीं। बाल्यावस्था में बच्चा इतना नहीं सोचता है कि उसके मन और मस्तिष्क के बीच द्वंद्व चले, कॉन्फ्लिक्ट चले, लेकिन किशोरावस्था में ऐसा होता है, कभी वो चाहता है कि मैं ये बन जाऊं, कभी कहता है मैं ये बन जाऊं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी बिजनेस कर लूं, कभी पढ़ाई कर लूं, कभी IAS बन जाऊं, कभी इंस्पेक्टर बन जाऊं। तो बच्चे के मन और मस्तिष्क में बहुत ही ज़्यादा जो तूफान और तनाव की अवस्था जो होती है, जैसा कि स्टेनले हॉल ने भी बताया है किशोरावस्था को, तो किशोरावस्था में ही ये सब होता है। इसी के इस अवस्था में क्या होता है? मन और मस्तिष्क में द्वंद्व चलता है। ये अवस्था है आपकी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 194, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, हु सेड दिस। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या फिर CL हल ने। ठीक है, सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा दोस्तों? ये कहा है वुडवर्थ ने। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक, स्किनर, टॉलमैन या फिर CL हल। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है दोस्तों? ये आप सभी जानते हैं, ये दी है आपकी BF स्किनर ने। किसने? BF स्किनर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, BF स्किनर। अगला प्रश्न है 196, ऑन व्हाट मैस्लोज थ्योरी इज बेस्ड? मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? मैस्लो का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? एक्सपीरियंसेस पर, नीड्स पर, डिज़ायर्स पर या टास्क पर, यानी अनुभवों पर, आवश्यकताओं पर, इच्छाओं पर या फिर कार्यों पर। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मैस्लो का जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो आत्मज्ञान यानी आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत, इच्छाओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत जो है
वही इसको कहा जाता है मैस्लो के सिद्धांत को। जैसा कि आपने देखा है मैस्लो के सिद्धांत में जो ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, इस तरह का ट्राइंगल होता है, तो उसमें क्या होता है, आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस आवश्यकताओं पर ही आधारित है ये पूरा का पूरा सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 196 का बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? What is the contribution of learning in education, in adjustment, in behavior change, in acquisition of new experiences या फिर all? समायोजन में, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव के अर्जन में या फिर सभी में? तो अधिगम का जो है शिक्षा में दोस्तों क्या योगदान है? अधिगम का जो योगदान है वो समायोजन में भी है, व्यवहार के परिवर्तन में भी है, नवीन अनुभवों के अर्जन में भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है सभी, ये सभी, तो यही इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु गेव इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर? बुद्धि के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, जड़ ने, कोहलर ने या फिर स्किनर ने? तो बुद्धि के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? वो दिया है आपका स्पीयरमैन ने। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ? मोटिवेशन एक प्रोसेस है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, साइंस की, सोशल साइंस की, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की? तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है वो किसका प्रोसेस है? वो आपका आता है मनोविज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, तो साइकोलॉजी इसका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसका ये आंसर यहाँ पर सही है या फिर इसका आंसर डी होना चाहिए? आप कमेंट में अपनी समझ से सोच कर जरूर बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 200। व्हाट इज़ द IQ ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन? यानी कि पिछड़े बालकों का जो बुद्धि लब्धि है, IQ है, वो कितनी होती है? 85 से कम, 70 से कम, 60 से कम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं वो कितने माने जाते हैं? अगर आपको ये पता होगा तो उससे जो कम होती है वो उसमें बहुत सारे बच्चे आपके पिछड़े बालकों में आ जाते हैं। तो जो 90 होती है, 90 बुद्धि लब्धि या 85 से 90 तक भी आप कह सकते हैं, ये आपके सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की होती है। लेकिन इससे जैसे ही पीछे चले जाते हैं तो क्या होता है, वो बच्चे बैकवर्ड चिल्ड्रन में आ जाते हैं, वो पिछले बालकों में आ जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर जो है 60 से कम भी होता है। तो 60 से कम तो बहुत ही ज़्यादा जो अशक्त, बिल्कुल मूर्ख जड़ बुद्धि बच्चे होते हैं वो आते हैं। यहाँ पर सिर्फ पिछले बालकों की बात की गई है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 85 से कम ही सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है 201। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी? बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन, टर्मन, गिलफोर्ड या फिर थॉर्नडाइक? ठीक है, तो बहुतत्व सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसके प्रतिपादक दोस्तों कौन है? तो मल्टी फैक्टर थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके बहुकारक सिद्धांत जो इसे कहते हैं, इसके प्रतिपादक हैं आपके E.L. थॉर्नडाइक। लेकिन यूनिवर्सिटी ने दोस्तों इसका आंसर क्या दिया? यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दिया था थर्स्टन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन का आंसर थर्स्टन दिया था, जो कि गलत है। तो देखिए यूनिवर्सिटी से भी गलती हो जाती है और गलती हमसे भी हो सकती है क्वेश्चंस में, इसलिए कोशिश हमारी ये रहती है कि हर क्वेश्चन को जांच परख कर ही आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप उसको देखें, परखें और कमेंट में हमें ज़रूर बता दें, जिससे कि अगली वीडियो में हम उसे करेक्ट करने का मौका यहाँ पर मिल सके। अब देखिए यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर थर्स्टन दिया, लेकिन इसका थर्स्टन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थर्स्टन का सिद्धांत जो है वो कौन सा है दोस्तों? थर्स्टन का सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, बहुतत्व नहीं है, समूह कारक सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया था, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। गिलफोर्ड ने दिया था आपका त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत ये किसके सिद्धांत है दोस्तों? ये सिद्धांत सारे बुद्धि के सिद्धांत है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत, और थर्स्टन ने जो दिया था वो आपका समूह कारक सिद्धांत दिया था, मैं आपको बता चुका हूँ। और अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक कारक सिद्धांत। ठीक है, वन फैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका अल्फ्रेड बिने ने। इनको आप सभी को लिख लें,
ये आपके काम आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। और अगर आपसे कहा जाए कि स्टर्नबर्न ने कौन सा दिया, स्टर्नबर्न ने दिया था आपका त्रिघटकीय सिद्धांत, त्रिघटकीय सिद्धांत स्टर्नबर्न ने दिया था बुद्धि का, ठीक है। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत जो है वो दिया था आपका स्पीयरमैन ने। 2 फैक्टर और 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, 2 और 3 फैक्टर थ्योरी दी थी आपकी स्पीयरमैन ने, बुद्धि की, स्पीयरमैन ने। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक कारक सिद्धांत दिया था आपका स्पीयरमैन ने, बहुकारक सिद्धांत दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, और टर्मन नहीं, हाँ थर्स्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत आपका, और अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक कारक सिद्धांत। तो इन सभी को आप यहाँ पर याद रखेंगे, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। पर हिंदी में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एक और सिद्धांत है जो दिया था थॉमसन ने, वो कौन सा है, वो है प्रतिदर्श का सिद्धांत। अब हिंदी इंग्लिश में आप इसको देख ले क्या कहते हैं, प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, ठीक है। तो इन सभी में आप कंफ्यूज ना हो और इन्हें याद रखेंगे। तो यहाँ पर बहुतत्व का सिद्धांत जो है इसका आंसर होना चाहिए डीएल थॉर्नडाइक, यानी ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 202। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे ने, बंडूरा ने, मैस्लो ने या फिर स्किनर ने, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग दोस्तों दी है अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स ने, ठीक है। अगर यहाँ पर मैस्लो का नाम नहीं होता और रोजर्स का होता तो फिर ये भी आपका सही आंसर होता, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, मैस्लो एंड रोजर्स ने। जो भी स्पेलिंग हो इसकी अब आप देख लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेशलर बेवेल्यू बुद्धि परीक्षण होता है, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दिया है वो बी है। अब इसको आप एक बार अपने आप से ज़रूर कन्फर्म कर लें, ठीक है। वेशलर बेवेल्यू बुद्धि परीक्षण क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 204। इफ़ अ child's physical age is 10 year and mental age is 12 year, then what will be his IQ? What will be his IQ? इसने कहा है कि जो फिजिकल एज है, जो मानसिक शारीरिक आयु है वो 10 है और मानसिक आयु जो है 12 है, तो उसका IQ कितना होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू में 100। तो यहाँ पर मेंटल एज है 12, फिजिकल एज है 10, इंटू में 100 अगर कर देंगे तो 120 इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका 120 IQ सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि ये जो फॉर्मूला है IQ का, कौन सा, मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू में 100, ये किसने दिया था, ठीक है। ये किसने दिया था ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है 205। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसोना, परसोना का अर्थ क्या है, मास्क और फॉल्स फेस, एडिशनल फॉर्म, ड्रेस या फिर नन, मुखौटा या नकली चेहरा, अतिरिक्त स्वरूप, वेशभूषा या इनमें से कोई नहीं। देखिए परसोना एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने देखे होंगे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और दूसरों के सामने कुछ और होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके मन में कुछ है और सामने कुछ है, तो इस टाइप के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, परसोना कहा जाता है। यानी उनका जो मुखौटा है वो नकली चेहरा दिखाकर समाज के सामने आते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही हैं, उसको क्या कहा जाता है, परसोना कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो मुखौटा या नकली चेहरा जो है यही इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु प्रोपाउंड द ट्रेट थ्योरी, शील गुण यानी लक्षण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कैटल ने, ऑलपोर्ट ने, ए और बी दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ट्रेट थ्योरी जो दी है दोस्तों वो आपकी कैटल ने भी दी है और ऑलपोर्ट ने भी दी है, दोनों ने अलग अलग तरीके से दी है लेकिन दोनों ने दी है, इसलिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले
मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछला चैनल था, जो मेन चैनल था शाखा स्टडी, उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। ठीक है, 3 मई 2023 को उस चैनल को डिलीट कर दिया। उस पर लगभग 10,382 सब्सक्राइबर थे जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, और लगभग 384 उसमें वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी थी, जिसमें एमएड एंट्रेंस की लगभग 150 से ज़्यादा वीडियोस थी। लेकिन अब क्या है कि वो सभी वीडियोस यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं। लगभग 150 से ज़्यादा उसमें बीएड के लेसन प्लान भी थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और एमएड एंट्रेंस में आपकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला पार्ट है उसकी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी थी, लेकिन वो सभी वीडियोस उस चैनल के साथ ही डिलीट हो गई हैं। इसलिए आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम इसी तरह से आपके लिए यहाँ पर वीडियोज़ लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक